नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में गजब की लड़ाई चल रही है। सांसद एआईएमआईएम चीफ मुसलमानों के स्वयंभू झंडा बरदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ है, तो दूसरी तरफ देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हैं। लड़ाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चल रही है। पहला पोस्ट देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, फिर उस पर ओवैसी ने बहुत बढ़ चढ़कर जवाब दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं रहे, बल्कि हम तो जैसे बंधक बना दिए गए हैं। अब पूरी बहस ने यहीं से जोर पकड़ा है। क्या सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखने वाली मोदी सरकार में मुस्लिम बंधक है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ सरकार के स्तर पर कोई भेदभाव किया जा रहा है? क्या वक्फ सुधार को लेकर महिलाओं से जुड़े 3 तलाक हटाने जैसे कानून धार्मिक हस्तक्षेप है? क्या भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहा जा रहा है? ये जितने भी सवाल मैंने अभी उठाए, उसका आधार बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर किया गया ये पोस्ट है। ओवैसी इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता चुके हैं। अब ओवैसी ने सवाल उठाया है कि हमें यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहना क्या कोई सुविधा देना है? उन्हें अगवा कर बांग्लादेश में फेंक दिया जाना क्या संरक्षण है? ओवैसी के मुताबिक वक्फ में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, मुस्लिम छात्रवृत्तियों को रोकना और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को सबको मोदी सरकार ने तहस नहस करके रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने डंके की चोट पर दावा किया है कि पीएम मोदी की योजनाएं सभी के लिए बराबर हैं। यही वजह है कि भारत के अल्पसंख्यक पलायन नहीं करते, जबकि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत में आना पसंद करते हैं। रिजिजू के इसी बयान पर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। अब यहां सवाल उठता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पर कौन सही, मोदी के मंत्री या असदुद्दीन ओवैसी? यही है आज सवाल पब्लिक का। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, मैं आपको फिर से बता दूं कि सवाल पब्लिक का शो जो है वो फैक्ट पर चलता है और इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत को लेकर सामने लाए गए इस नए विवाद में आंकड़े बेहद अहम हो जाते हैं। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। मोदी सरकार की योजनाएं में मुस्लिम लाभार्थी की बात करें तो जनधन योजना में 42% लाभ मुसलमानों को है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% मुस्लिम लाभार्थी हैं। उज्ज्वला योजना में 37%, मुद्रा योजना में 36%, स्किल इंडिया में 22.7% और रोजगार गारंटी योजना में 70% मुसलमानों की भागीदारी है। ये बयान राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास के वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान दिया गया। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का पार्ट है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं से लेकर मुस्लिम छात्राओं तक मोदी सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। मुझे नहीं मालूम कि ओवैसी साहब के पास क्या कोई और आंकड़ा है, अगर है तो उसे सार्वजनिक होना चाहिए। बात सरकारी नौकरी में मुसलमानों की भागीदारी की करें तो 2014 तक यानी मोदी राज से पहले 4.5% मुसलमान ही सरकारी नौकरी में थे, जबकि मोदी राज के 11 सालों में ये डबल से ज्यादा हो गया है आंकड़ा। 9.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में हैं, जो 2014 की तुलना में आप देख सकते हैं कितना बढ़ गए हैं। और स्किल इंडिया प्रोग्राम में 22.7% मुस्लिम लाभार्थी हैं, तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 2014 के बाद मुस्लिम युवाओं का बिजनेस रजिस्ट्रेशन 70% बढ़ गया है। बीजेपी कहती है कि आंकड़े और फैक्ट के खेल में ओवैसी जीत नहीं सकते, लिहाजा वो नैरेटिव का खेल खेल रहे हैं, जिसमें वक्फ में हिंदू की एंट्री को धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार की नजर में ये प्रशासनिक व्यवस्था है। 3 तलाक को धर्म के आधार पर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि सरकार और कानून के नजर में यह महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है। दंगा फसाद से सख्ती से निपटा जा रहा है। ओवैसी के लिए शायद ये भी धर्म देखकर टारगेट करना हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में दंगाई की जाति धर्म कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भी सच है कि जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ, इसी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी सरकार की तारीफ की और मिठाइयां बांटकर खुशी का भी इजहार किया। इतना ही नहीं, विपक्ष मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी बताता है, सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाते हैं। विरोधियों का आरोप है कि मोदी सरकार ने हज सब्सिडी छात्रवृत्ति योजना पर रोक लगाई। ये भी आरोप है कि मोदी सरकार मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन मोदी सरकार मुस्लिम आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताती है, गैर संवैधानिक मानती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को ताला लगाने का भी काम किया है। सियासी पार्टियां भले आरोप लगा रही हों, लेकिन देश का आम मुसलमान कैसे मोदी के साथ खड़ा नजर आता है, ये आप खुद देख लीजिए। या अल्लाह पाक आपकी दफे मोदी सरकार फिर से आए, आमीन। या अल्लाह पाक जैसे हम सब औरतें सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, इसीलिए हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, आमीन। या अल्लाह फिर से मोदी सरकार आए और सब घर की औरतें सुरक्षित रहें। सबसे पहले हमारा नारा है सारे मुस्लिमों का, पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। दर्शकों, देखा आपने, लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवादी कहे जा रहे ओवैसी अचानक मोदी फोबिया को मुसलमानों के बीच क्यों बेचने लगे, और ओवैसी के सवालों का पॉइंट वाइज जवाब सरकार के पास क्या है। दर्शकों, आज दोनों पक्ष मौजूद हैं और फायर राउंड के जरिए इस डिबेट में आज दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। तो आज हमारे साथ इस डिबेट पर जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, शोएब जमाई प्रेसिडेंट हैं AIMIM के दिल्ली के चैप्टर के, अनवर पाशा प्रवक्ता हैं RJD के, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर है, फैज खान साहब राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले राउंड में मैं पूछूंगी आपसे शोएब जमाई, यहां लोग कह रहे हैं ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमानों को इस सरकार ने बंधक बना दिया। ये पहला फायर राउंड का सवाल है, मैं पूछना चाहती हूं आप ऐसा क्यों कहते हैं? नाविका जी, जितनी आपने बातें अभी मोदी जी के बारे में बताई कि उन्होंने मुसलमानों के लिए इतने सारे काम किए, मेरा दिल भर आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मोदी जी ने इतने काम किए इस देश के मुसलमानों के लिए और देश के मुसलमानों को पता ही नहीं है। यानी कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी अब क्या अपना मन बदल रहे हैं? तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया कि अरे वाह, इतना बड़ा काम मुसलमानों का उद्धार हो गया, मतलब
ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये जो लाभार्थी वाली बात, ऐसा तो 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। पहली बार लाभार्थी योजना में सबको मौका मिल रहा है मुसलमानों को। इससे पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था, है ना? ऐसा है, इससे पहले तो कहीं कुछ नहीं मिलता था। बाकी सब जगह तो मोदी जी ने ही दिया है, मुसलमानों को भी सब कुछ मोदी जी है, और गुणगान भी हो रहा है। देखिए, ये जो एक्टिंग है, ये जो नाटकीयता है, इससे हकीकत छुप नहीं सकती। लाभार्थी के बुनियाद पर उस बात को नहीं छुपाया जा सकता कि इस देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पूछ कर, पहचान पूछ कर मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। पुलिस के अपने कानून में भेदभाव होता है, और जहां मुसलमान कोई यहां से गुनाहगार होता है उसकी परेड कराई जाती है, उसके घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से। लेकिन अगर दूसरे पक्ष या धर्म का कोई होता है तो वहां पे 10 बार प्रशासन सोचती है। अभी यहां से कल का ही एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश के अंदर मुहर्रम के जुलूस में जुलूस लगाने वाले लोग अपना प्रदर्शन करते हुए एक पोस्टर ऊपर या कोई रोड के बीचों बीच में लगा हुआ, तो उसमें छींटा एक लग गया, एक हल्का सा, कोई ऐसा इंटेंशनल नहीं लगता है मुझे वीडियो देख कर। वो मुसलमान थे, मुहर्रम मना रहे थे, और पोस्टर भी किसी भारत का नहीं था, या ये नहीं था, एक धार्मिक पोस्टर था, हिंदू राष्ट्र। उसके बुनियाद पर उन 4 मुसलमानों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, परेड कराया गया, शारीरिक उसके साथ शोषण हुआ, और यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि एक फिजिकल टॉर्चर भी किया गया, और उसके बाद आप उसके घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, नेसे लगाने की। ये कौन सा जुल्म है? क्या मुसलमान इतना गया गुजरा हो गया? ये 2nd क्लास का या तो 3rd क्लास सिटीजन आपने बना दिया। एक इंसान का राइट होता है, एक हुकूक होता है, एक सिटीजन की तरह आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? यही मनसे के मोतीहारी में एक यादव भाई को मार दिया गया, उसकी याद तो नहीं आई होगी। आपको ये भी याद नहीं आया होगा कि बिहार में एक मंदिर पर भी टारगेट किया गया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, इनके सवाल इतने हैं, जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि इनको कन्विंस करना, इनको सब कुछ एक नाटक लग रहा है। ये बंधक बना दिए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब शोएब जमाई को। शोएब जमाई, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी, जो शोएब जमाई ने कहा, मैं उसकी बात का आंशिक समर्थन करता हूं। वाकई 2014 से पहले स्थिति क्या थी? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 1947 में मुसलमान था 20%, और 2014 तक आते आते क्या रह गया? 2%। हमारी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल बीजेपी रूल में रही थी, और 61 ईयर सेकुलर दल। पश्चिम बंगाल, जहां आज तक एक भी दिन बीजेपी का रूल नहीं रहा है, वहां मुसलमानों की आबादी है 27, 28, 29%, और सरकारी नौकरी में है 1.8%। गुजरात, जिसके बारे में आप लोग तमाम अनेक प्रकार की बातें करते हैं, मुसलमानों की आबादी 10%, सरकारी नौकरी में लगभग 9% के आसपास। यह होता है ईमानदारी से काम करना। और उसके बाद देखिए, मुसलमान कहां से कहां पहुंचे। पढ़ाई लिखाई में मुसलमानों की स्थिति यह थी कि सैयद मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट था वो एवरेज से 3 गुना ज्यादा था 1931 में। यूपी में सैयद मुसलमानों का लिटरेसी रेट था 24%, पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का था 8%। हिंदुओं में सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15% थे, और क्षत्रिय 13% थे, सैयद मुसलमान 24% थे। फिर मुसलमान एकदम पीछे रह गए, क्योंकि वो तो सियासत में वो केवल वही देखते रह गए ना कि पढ़ाई लिखाई सब दरकिनार होती चली गई। और रही बात इसकी मॉब लिंचिंग, तो मैं शोएब जमाई जी को याद दिलाना चाहता हूं, क्यों हमारी सरकार आने से पहले कश्मीर में हर जुमे के दिन एक मस्जिद से एक मॉब निकलती थी नारे लगाते हुए, और फिर कोई इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति को मार दिया करती थी। ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर आईएसआईएस के नारे लगते थे, आईएसआईएस का झंडा लगता था, फिर मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब मॉब लिंचिंग थोड़ी थी। फिर आइए आजाद मैदान 2012, किस बात को लेकर मॉब लिंचिंग हुई? अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि फेसबुक पर कुछ पोस्ट आ गई थी जिसमें कहा गया कि ये बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की फोटो है। बाद में पता चला थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों की फोटो थी। अगर मान भी लिया जाए कि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे, तो भैया आजाद मैदान में किस बात को लेकर अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी मेरे भाई? वो मॉब लिंचिंग थोड़ी थी। अरे ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत होता था।
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, आज इस देश में दो प्रकार के मुसलमान, एक है जो हमारे फैज भाई जैसे लोग बैठे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, एक है शोएब जमाई के चीफ जो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। एक वो मुसलमान है जो भारत के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जिसमें डॉक्टर कलाम से लेके वीर अब्दुल हमीद से लेके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से लेके बड़े बड़े शायर और नगमा निगार हैं। और दूसरी तरफ कौन है? वो मुसलमान है जो हमास के लिए रैलियां निकालता है, केरल से लेके कश्मीर तक, जो हिजबुल्लाह के लिए रैलियां निकालता है, जो सिर्फ फिलिस्तीन की बात नहीं है, जो आईएसआईएस के झंडे लगाता है, जो सर तन से जुदा के नारे करता है और उसके बाद सर तन से जुदा कर देता है। और उसके बाद इन्होंने अपना मुस्तकबिल क्या बनाया, मैं एक बात फिर रिपीट कर देना चाहता हूं। पूरे भारत में आज सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? वो है पारसी, 0.001% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों ने दिए हैं। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है वो है जैन, एक माइनॉरिटी जो 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी कौन है? सिख, जो 1.8% की माइनॉरिटी है। यहां तक क्रिश्चियंस में भी लिटरेसी का रेट बहुत अच्छा है। परंतु सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी जो है, वो जो है आज सबसे पीछे है। और तब जो नाविका जी मैंने पहले बोला था, पार्लियामेंट में दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आजादी मिली तो ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, ना कोई पारसी रियासत थी। एक आधा महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो एक दो सिख रियासतें थी, बस मुसलमानों की लाइन लगा के रियासत थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और आके कहां से कहां फंस गए मेरे भाई, क्योंकि जो हुक्मराने वक्त थे, बिल्कुल पुराने वक्त थे, वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान, और सवाल मेरा इतना है, क्या मोदी साहब ने तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट लगाई है, इसीलिए ये बंधक वाला नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और चुनाव का वक्त तो है ही। सही कहा नाविका जी आपने कि चुनाव के वक्त के तहत ही इतना मुलायम नजर आ रहे हैं हमारे सुधांशु जी भी और बीजेपी भी। और इसमें आप शक कैसे कर सकती है? ये तो गिनती गिना रहे हैं 11 साल से। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इतना आपने आभार प्रकट किया मुसलमानों के प्रति और तमाम वो चीजें खत्म कर दी जो कांग्रेस ने 70 सालों में की थी, भैया जरा सा बात कर लीजिए सुधांशु जी के आज का प्रेजेंट इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस मुसलमानों का क्या है? क्या इतने अच्छे हो गए मुसलमान, इतना भला हो गया मुसलमानों का मोदी काल के अंदर कि आज किरण रिजिजू जी ये बता रहे हैं कि भाई ये तो पलायन ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पलायन करते हैं लेकिन मुसलमान पलायन नहीं करता है, खुशहाल है। इसीलिए तो अगर खुशहाल है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 साल पहले सुधांशु जी 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने क्यों कहा था, जो आज तक के 20 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। जो प्रेजेंट नाविका जी है, हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, इसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को ये मुद्दा सौंप दिया है कि हमें बताइए कि मुसलमानों का एजुकेशनल बैकवर्डनेस कितना है, उस आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट के 5% रिजर्वेशन को वो सैंक्शन करेंगे। 20 साल हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की। ये है मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस नाविका जी, और ये बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के वक्त में ये जागते हैं, ये पसमानदा मुसलमानों का भला करने आ जाते हैं। सुधांशु जी जरा मुझे बताइए कि जितने भी मुसलमानों की आज तक के लिंचिंग हुई है, कितने सैयद थे उसमें, कितने अशराफ थे उसमें? अरे सारे पसमानदा मुसलमानों की लिंचिंग कर डाली और ये मुसलमान पसमानदाओं का भला करने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है सुधांशु जी आपको इन मुद्दों पे बात करते हुए? अगर आप एक्सेप्ट कर ले कि भाई मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। चंद्रबाबू क्यों देना पड़ेगा? नहीं, क्यों देना पड़ेगा 75 साल बाद? अगर आप मदरसों को अकाउंट नहीं कराओगे तो क्यों देना पड़ेगा? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले आपसे समझना चाहती हूं कि बैकवर्ड है 75 साल बाद। अभी सुधांशु जी ने बताया कि स्वतंत्रता के समय में क्या इंडेक्स था और अब क्या हो गया है, तो किसने कम किया?
ये पढ़ाई का लेवल, लिटरेसी का लेवल किसने कम किया? ये जो इनकी आर्थिक स्थिति है ये किसने की? खुद भी कोई कम्युनिटी आगे बढ़ेगी? पारसीज के साथ क्या हो रहा है, वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहती हूं ये कहां तक जायज है जो आरोप लगा रहे हैं अतीकुर रहमान? देखिए नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अतीकुर रहमान जैसे इस्लामिक स्कॉलर ये बात कर रहे हैं। जब कोई एक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ताकत महिलाओं के अधिकार छीनने में लगा दे तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी औरतों को बुर्के में ढकने में लग जाए तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी शाहबानों के अधिकार न मिले इसके लिए पूरी ताकत लगा दे तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी 3 तलाक के खिलाफ देश भर में गलत बातें फैलाए तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी जिसका कोई लेना देना नागरिकता कानून से नहीं था और वो देश भर में सड़कों पर उतर आया और दिल्ली में जो दंगे हो गए तो यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम माइनॉरिटी क्यों कह रहे हैं मुसलमानों? मुझे तो नहीं लगता कि अतीकुर रहमान, शोएब जामई या जितने लोग भी इस डिबेट में जुड़े और जो भी मुसलमान है वो कोई हिंदुओं के सामने माइनॉरिटी है। सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है नविका जी। चूंकि शब्द चयन गलत हो रहा है इसलिए सारी गड़बड़ हो रही। क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुसलमानों के कल्याण की योजनाएं चलनी चाहिए? मैं तो इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों कन्वर्ट हो गए भाई? किस वजह से कन्वर्ट हुए थे? क्योंकि रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन क्या मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं चल रही हैं? क्या एक कारीगरी से लेकर अलग अलग योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं चल रही? और क्या इस देश में हज के लिए तो राजनीतिक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वो पार्टियां दूसरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी अपने अधिकार मांगने की बजाय? और किरेन रिजिजू ने जो कहा है, जो लिखा है, उसको गंभीरता से सुना समझा जाना चाहिए। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को ज्यादा योजनाएं, ज्यादा अधिकार, ज्यादा हर तरह से सरकार उनको ज्यादा सब कुछ दे रही है। क्यों दे रही? क्योंकि इस देश में एक माहौल बनाया गया, इस देश में एक माइनॉरिटी फोबिया बनाया गया और उसके आधार पर नहीं ये अपराध बोध है, हिंदुओं को बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है इस पर डिबेट होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। बिल्कुल, और मोदी ने तुष्टीकरण बंद करा है और तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े हैं, इसीलिए दर्द हो रहा है। लेकिन अनवर पाशा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये फायर राउंड 3 है हमारा, इसमें ये पूछना चाहती हूं कि ओवैसी जी को आज दर्द क्यों हो रहा है? इंडिया गठबंधन में दाल नहीं गल रही तो क्या ओवैसी मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या आपकी जमीन खिसक रही है? बताइए ना, ये इंटरनल कंपटीशन है क्या? नाविका जी, हमारी जमीन और हमारे पैर जमीन पर बहुत मजबूती के साथ पड़े हुए हैं और इसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त जो पूरा इंट्रो दिया आपने, सुधांशु जी ने जिस तरह से अपना पूरा वचन जो अपना बयान दिया, और अभी हमारे आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जिस तरह से बताया, मैं समझता हूं कि ये सरकार तो एक ऐसी सरकार है, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो मुसलमानों की इतनी हितैषी है, जिसको मुसलमानों की बड़ी चिंता है और मुसलमानों ही के लिए सिर्फ काम कर रही है। ये ऐसी सरकार इससे पहले ना आई थी और न शायद इसके बाद आएगी। मुसलमान इतना प्यारा है हमारे मोदी जी को कि उन्होंने 11 वर्षों में ये इंश्योर कर दिया कि पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम इलेक्ट होके ना आए उनकी पार्टी से। एक मुस्लिम को टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। असेंबलीज में पूरे देश में कम से कम 17-18 असेंबलीज हैं स्टेट्स की जहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, मुस्लिम एमएलए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, दूसरी पार्टियों के भी एमएलए नहीं है। ये स्थिति बन गई है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, पार्लियामेंट और असेंबलीज। वहां पर कोई प्रतिनिधित्व आप देना नहीं चाहते। मुस्लिम मुक्त आपने सरकार बना दिया है। ना आपके पास एक मुस्लिम एमपी है, न कि आपके एलाइज के पास एक मुस्लिम एमपी है। मिनिस्ट्री तो छोड़िए,
ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री भी है और उसके कोई मिनिस्टर भी है रिजिजू जी साहब। ये आपने इंफॉर्मेशन दिया है, इसकी आपके लिए शुक्रिया आपका अदा करते हैं। ये स्थिति मुसलमानों की जो है, जिस तरह से बयान किया गया, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, ये सारे परसेंट जो है ये कागजी परसेंटेज है, जमीन पे हकीकत कुछ और है। तो मुझे बताइए, नहीं मुझे फिर बताइए अनवर पाशा जी, आरजेडी के मुखिया आप बन सकते हैं क्या? आप तो मुसलमान हैं, आपकी पार्टी बनाती होगी आपको मुखिया, मुख्यमंत्री बन सकते हैं आप? आरजेडी के मुखिया, मुख्यमंत्री के दावेदार बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, कब हैं? नाविका जी हमारी नुमाइंदगी है पार्टी में और हम बन सकते हैं। अच्छा, इसकी संभावनाएं रहती हैं हमेशा। वाह, सुधांशु त्रिवेदी जी, अनवर पाशा, तेजस्वी यादव नहीं, अनवर पाशा जी अगले कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। एमएलए तक इलेक्ट नहीं होगा। नहीं, देखिए अनवर पाशा जी ने अभी मुसलमानों के संभावनाएं भी रहेंगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व खत्म कर, आप तो मुसलमानों के बड़े भारी खिदमतगार हैं ना, तो 545 सीटों में लोकसभा में आपको 20% के हिसाब से 110 मुस्लिम कैंडिडेट जिनको टिकट दिया हो, कृपया सूची हमें दे दीजिए, सोशल मीडिया में पोस्ट कर दीजिए। बिहार में 40 सीटें थी तो 10 मुसलमान लड़ाने चाहिए थे, जरा आरजेडी के 10 मुस्लिम प्रत्याशियों की सूची बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने मिलकर 20 मुसलमान दिए क्या, जरा बता दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा राज्य आज उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, इंडी गठबंधन ने 0, मुझे एक मुसलमान को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, एक का टिकट नहीं दिया, एक का। और आके देखिए क्या भाषण देते हैं। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, मैं देश को कहना चाहता हूं इस माइनॉरिटी खेल के साथ कैसा गोरख धंधा किया गया। कश्मीर के लिए ओपनली कहा जाता था इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में माइनॉरिटी का स्टेटस मुस्लिमों के पास। कश्मीर वैली में 97% मुसलमान, मगर 97% इज माइनॉरिटी और 3% हिंदू इज मेजॉरिटी। अब आप सुनिए साहब, धुबरी असम में 90% मुसलमान उस लोकसभा में, 90% इज माइनॉरिटी, 10% इज मेजॉरिटी। मल्लापुरम केरल में 70% मुसलमान, 70% इज माइनॉरिटी, 30% इज मेजॉरिटी। वायनाड जहां से राहुल गांधी जी सांसद थे, अब प्रियंका गांधी है, 60% मुसलमान, 60% इज माइनॉरिटी एंड 40% इज मेजॉरिटी। अनवर पाशा साहब, जो आप लोगों ने किया, हकीकत जानते क्या हो गई है? अब पब्लिक जागरूक हो गई है, वो पढ़ी लिखी हो गई है, और मुसलमानों में भी अब जागरूकता आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं, पसमानदा मुसलमानों में से कितने मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज, बारी बनाए? कृपया बताइएगा, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज में कितने गद्दी, घोसी, जुलाहा, अंसारा, बेहना, मिरासी हैं? हम बताते हैं, हमने केवल 2024 में 81 महामंडलेश्वर शेड्यूल कास्ट से बने। हमारे एक नहीं अनेक हैं। लोकसभा में हमारी साध्वी निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर भी थी, मंत्री भी थी। आइए राज्यसभा में बाल योगी उमेश नाथ वाल्मीकि जाति से हैं और वो मठाधीश भी हैं। जरा कृपया मुझे बता दीजिए, आपने अपने मुस्लिम भाइयों को कितना दिया है, तो साफ समझ में आ जाएगा। हकीकत यह है कि मुसलमानों के अंदर अभी भी एक तबका है जो मुस्लिम वोट बैंक का होल मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल बन के वो अपने गरीब मुसलमानों की तिजारत करना चाहते। बिल्कुल, और सिखों को ये माइनॉरिटी नहीं मानते, जैनों को ये माइनॉरिटी नहीं मानते, सिर्फ मुसलमानों को। फैज खान भाई, आ रही हूं आपके पास, पर अनवर पाशा आपका काउंटर। हमें दीजिए मौका। नाविका जी, जो गलत बयानी की है सुधांशु जी ने, दे दिया ना मौका। सर आप ही को कह रही हूं, बोलिए काउंटर। गलत बयानी की है, मैं उनको आंकड़े बता रहा हूं, जो शंकराचार्य हैं उनमें कितने दलित हैं। दलित प्रेसिडेंट को आप मंदिर में नहीं घुसने देते, गंगा जल से साफ करते हैं। आदिवासी प्रेसिडेंट को आप जब उद्घाटन करते हैं नए पार्लियामेंट का, तो उसमें घुसने नहीं देते क्योंकि अपवित्र हो जाएगा। यह है आपकी मानसिकता। मुसलमानों की तो छोड़िए, आप दलितों और आदिवासियों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, आप राष्ट्रपति जी को इसमें मत घसीटिए। आप पहले, आपकी पार्टी, आपकी अलायंस पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है। मुझे लगता है इस डिबेट में राष्ट्रपति को घसीटने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, वो आलिम है,
वो इमाम बनेगा। आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा शंकराचार्य, ब्राह्मण ही बनेगा मठाधीश, ब्राह्मण ही बनेगा पुजारी। चलिए, जामा मस्जिद के कितने इमाम हुए बताइए? दलितों के पास जामा मस्जिद का शाही इमाम तो वंशानुगत बनता है, के पास कोई अधिकार नहीं होगा। 14वीं पीढ़ी है, बोलिए ना। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, बताइए इमाम कितने बने हैं? बताइए कितना इमाम बना है? उन्हीं के बेटे के बेटे का बेटा का बेटा। हमारे यहाँ कोई नहीं बनता महामंडलेश्वर, मठाधीश, पुजारी, और वहां से लेके शंकराचार्य बेटे का बेटा नहीं, गुरु का शिष्य बनता। बताओ भाई, जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, बताइए बताइए ना। इमाम का आपने नाम दिया, बोलिए। अरे ये सैयद बुखारी के पिताजी इमाम थे, उनके पिताजी इमाम थे, उनके पिताजी इमाम थे, उनके अब्बा जान इमाम थे। किसके रिश्तेदार हैं? किसके रिश्तेदार हैं? योगी जी के तो पिताजी नहीं थे मठाधीश, उन्होंने गुरु और शिष्य के रूप में लिया है। किसके रिश्तेदार हैं भाई? मैंने सिर्फ इतना पूछा था। मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में बोलने के बजाय गिना देते ना कितने हैं, उनसे क्या रिश्ता था उनका, ये भी बताइए आप। नहीं, लेकिन अनवर पाशा मुद्दे को घुमा रहे हैं। फैज खान भाई, ये मुद्दे को क्यों घुमा रहे हैं? ये 3 तलाक पर जवाब क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं मानते कि अगर हज पर जाना हो तो पहले महिलाओं को हमेशा भाई या पिता के साथ जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये शाहबानो केस का उल्टा करने वाले ये आज मुसलमानों के इतने हिमायती हो गए। शाहबानो मुसलमान नहीं थी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। आदरणीय नाविका जी, देखिए, ये शाहबानो वाला मामला हो या हज में महिलाओं को गैर महरम मतलब बिना महरम के साथ जाने का अधिकार है, वो अकेली अब जा सकती हैं, या फिर हज का कोटा बढ़ाया जाना हो, ये सब मोदी सरकार ने किया है और इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं आंखों देखी बात करूंगा क्योंकि यहां पर मुसलमानों की बात हो रही है, क्योंकि ओवैसी जी ने यह कहा है कि मुसलमान 2ym दर्जे का नागरिक हो गया है, बहुत असुरक्षित हो गया है, उन्हें भगाया जा रहा है। मैं विशुद्ध आंखों देखी आस्था की बात करूंगा, और सुधांशु भैया भी उस समय गवाह थे मेरे साथ। मैं एक शो में बैठा था, वहां पर अजमेर दरगाह के जो दीवान साहब हैं, जो कि डायरेक्ट वंशज है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, वहां पर MIM के प्रवक्ता उनका अपमान कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर दरगाह में हर साल चादर भेजते हैं। मैं भी मुसलमान हूं, मैं दरगाह वाला मुसलमान हूं, मैं दरगाह पे फूल चादर वाला मुसलमान हूं, मैं सलातो सलाम पढ़ने वाला मुसलमान हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं सुधांशु भैया, मैं सऊदी अरब गया ना, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो लोग हैं, उनकी कब्रों पर फूल चादर नहीं चढ़ा सकते, वहां उर्स पाक नहीं कर सकते। लेकिन आज भी 11 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, हम अजमेर में हर साल धूमधाम से उर्स मनाते हैं। मुसलमान सऊदी अरब से ज्यादा सुरक्षित भारत में। और दूसरी बात बताऊं, सुविधाओं को लेकर आंखों देखी बात करूंगा। मैं रायपुर से हूं, रायपुर छत्तीसगढ़। सत्य साई संस्थान है वहां पर, सत्य साई संजीवनी संस्थान। पाकिस्तान से वहां छोटे बच्चों को लेकर आया जाता है जिनके हृदय में छेद होता है, उनका इलाज वहां पर होता है। यदि इतना असुरक्षित है मुसलमानों के लिए भारत, तो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग यहां क्यों आते हैं? पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे सत्य साई संस्थान में रायपुर में मेरे शहर में इलाज कराने आते हैं। और एक भी उदाहरण दे दीजिए कि भारत में असुरक्षित हूं ये बोलकर कोई मुसलमान भारत छोड़कर गया हो, जा ही नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा। फैज खान ने बहुत सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। ये देखिए, सवाल तो माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक विरोध मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने उठाए थे कि मुसलमान जो है वो पलायन नहीं कर रहा। अरे पलायन नहीं कर रहा, ये हमारी देशभक्ति का सबूत है कि हमारे गुजरात दंगों के बाद भी, मुरादाबाद के बाद भी और भागलपुर दंगे बाद भी, नेल्ली के दंगे के बाद भी अल्लाह का नाशुक्रापना बोलते हैं। अल्लाह ने इतनी हरी भरी धरती दी, खाना दिया, और परसेंटेज 14.22% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और नाविका जी ने बताया इतने परसेंट होने के बाद भी सारी योजनाओं में 30
अपनी 20% से बारी में ज्यादा क्यों नहीं लाभ बोलते? है, उसके बाद भी हम ये कह दें कि हमको यहां पर फायदा नहीं मिलता है, असुरक्षित है, तो इसको अल्लाह का नाशुक्रापन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, अरे आप लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग होती है, कश्मीर से तो हिंदुओं को खाली ही कर दिया पूरा, केरल से लगभग खत्म कर दे रहे हो। फैज खान भाई जो कह रहे हैं इसमें गलत क्या कहा उन्होंने, आप फैक्ट चेक कर दीजिए। हाँ? गलत क्या कहा बताइए। अरे मुसलमानों की मादरे वतन है, ये माटी है हमारी, हमारे आबा व अजदाद की ये वतन है, ये बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं अजदाद का है। इसलिए हमने जुल्म सहा भी और भागे भी नहीं, और यहीं बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई जुल्म नहीं हुआ है। जुल्म यदि किया है तो विदेशी लुटेरों ने, और जिनके कारण पाकिस्तान बन गया। 712 मोहम्मद बिन कासिम, 1000 से 1025 महमूद गजनवी, 1191 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1761 अहमद शाह अब्दाली। केवल हमला किया, हिंदुओं पर जुल्म किया, पाकिस्तान बनवा लिया, बांग्लादेश बनवा लिया, अभी तक मुसलमान सुरक्षित है। आपका आपके ऊपर शोएब जमाई, बंधक किसे बनाया गया? आप तो मेरे चैनल पर बैठे हैं, जो कहना है कह रहे हैं। चाहूंगा कभी अखलाक पहलू इनके खानदानों से, इनके घर वालों से पूछकर देखा आपने? कभी अजय यादव की बात की आपने? के नाम पर पिछले कभी अजय यादव की बात की आपने? बंद है, बताइए। कभी कन्हैया की बात की आपने? कभी रामगोपाल मिश्रा की बात की मैं जवाब देता हूं। नाविका जी सुनिए, सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, जवाब देता हूं मैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुसलमान पिछड़े हो गए, मौका नहीं मिला। इस देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला के अंदर है। सबसे ज्यादा संपन्न मुसलमान केरला में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान केरला में। वो किस लिए? क्योंकि अपने बलबूते पर खड़े हुए और वहां पे मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो केरला संपन्न हो गए। नहीं, तो केरला क्या किसी और देश में है क्या? स्कॉलरशिप फेलोशिप खत्म कर दी। केरला किसी और देश में है क्या? तो फिर यहाँ से क्या? और केरला में सिर्फ मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, हिंदू भी पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियन भी पढ़े लिखे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी खत्म कर दिए। नहीं, मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म करके आपने कौन तथ्यों पे बात करिए, भरमाने की बात कर दिया, बताइए। ये जवाब देंगे सुधांशु जी? बोलिए ना। ना, मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म किया कि नहीं किया, बताइए। ये फैक्ट नहीं है? इज इट अ फैक्ट और नॉट? हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, जो पहले इन्होंने केरल की बात कही, तो केरल में भारत की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है, ये नाविका जी आपके करोड़ों दर्शकों को बता देना चाहता हूं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी सबसे ज्यादा नहीं थी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी त्रावणकोर की रियासत में थी, 47%। 1947 में पूरे देश में 10 या 11% की रेट ऑफ लिटरेसी थी। ट्रावनकोर, कोचीन और मालबार 3 स्टेट्स को मिलाकर केरला बना। इसलिए सच बोलो मेरे भाई, महाराजा ट्रावनकोर के जमाने से वहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा था, इसलिए आज भारत में शिक्षा का स्तर अच्छा है। उसको मुसलमानों से छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मैं एक बात आजादी के बाद की बात कीजिए ना भैया, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? नागरिकता दे रहा था, तो ये लोग इस बात पे झंडा लगाए खड़े थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों नहीं यहाँ पे शरण दी जा रही है। तो एक बार मेरे विचार से शोएब जमाई जी दिल खोल के कह तो दीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान कम सुरक्षित है और मोदी के हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित है। लेखा क्यों नहीं देते? बताइए ना, वरना सीए में क्यों कह रहे थे कि सिर्फ हिंदू और सिख और बौद्ध को दिया जा रहा है, क्रिश्चियन को दिया जा रहा है, मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा है? कहिए ना, 11 सालों में मुसलमानों की साक्षरता के लिए क्या अभियान चलाया आपने? क्या यहां से ऐसे स्टेप्स उठाए आपने, बताइए। ताकि आपने यूनिवर्सिटी में यहां से बहाली खत्म कर दी, मुसलमान टीचर देख सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। भंवर ओझा कानपुर से, क्या बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को घुसपैठिया बोलना गलत है? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, विपक्ष को सनातनियों की लिंचिंग क्यों नहीं दिखाई देती? उस समय समूचे विपक्ष की बोलती क्यों बंद हो जाती है? शंकर लाल राठौर
देवास से पूछ रहे हैं क्या 11 साल से देश में गैर संवैधानिक सरकार है जो संविधान से नहीं बल्कि किसी धर्म से चलती है। धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां भारत से ज्यादा मुसलमानों को आजादी मिली हो। ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक से हमने जब सवाल पूछा और एक सर्वे किया, एक क्विक सर्वे हमने सोशल मीडिया पे किया, 25,000 का सैंपल साइज। क्या ओवैसी बंधक वाले नैरेटिव से मुसलमानों के लिए नई सियासी पिच तैयार कर रहे हैं? हाँ कहने वाले 85% लोग, ना कहने वाले 11%, कह नहीं सकते 4%। 85% लोग मानते हैं कि ये नई पिच की तैयारी है। चुनाव आ रहे हैं ना भाई, अरे दिक्कत तो यही है। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत और अपने तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं। नमस्कार, जाइएगा मत, पाठशाला बस